हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो गांधीवादी काल के जो आंदोलन चल रहे थे, हम लोगों ने जो संगठित काल का जो दौर हमने पढ़ा था, उससे हमने उदारवादी काल, उग्रवादी और गांधीवादी काल में हमने बांट के पढ़ा था। इसी श्रृंखला में लास्ट जो क्लास थी वो उसमें हम लोगों ने उग्रवादी काल का जो द्वितीय चरण था उसके बारे में हमने बात की थी। और जो गांधीवादी जो काल स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि, उनका भारत आगमन और उनके जो प्रारंभिक जो उनके द्वारा किए गए मूवमेंट थे, प्रारंभिक उनके द्वारा किए गए जो आंदोलन थे, जिसमें भारत की राजनीति में उनका प्रवेश, उनकी जो भूमिका है उसके बारे में हमने पढ़ा था। किस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उन्होंने जो भारतीय राजनीति है उसके बारे में एक समझ विकसित की। फिर उन्होंने चंपारण में जो किसानों के द्वारा जो 3 कठिया प्रणाली के लिए विद्रोह चल रहा था उसमें अपनी भूमिका निभाई। अहमदाबाद में मिल मजदूरों का साथ दिया उन्होंने। फिर गुजरात में खेड़ा विद्रोह में उन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है। फिर हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो भारतीय मुसलमान हैं उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक नफरत की भावना या एक अविश्वास की भावना जागृत हो गई थी। तो उसी अविश्वास की भावना को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने के लिए या मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ उन्होंने मिला दिया। ठीक है। यानी जो भारतीय मुसलमान है उनमें अंग्रेजों को लेकर के एक अविश्वास की भावना और एक नफरत की भावना तो पैदा हो ही गई थी। तो इस अविश्वास और नफरत की भावना का फायदा उठाने के लिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने खिलाफत आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया और एक खिलाफत कमेटी का गठन कर दिया। ठीक है। और फिर उस खिलाफत जो आंदोलन है उसको उन्होंने जो असहयोग आंदोलन है उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है। तो हमने असहयोग आंदोलन की बात कर ली थी। फिर हमने देखा कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने अचानक से चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद उन्होंने 12 फरवरी 1922 को उस असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। जिससे क्या होता है कि कुछ ऐसे नेता थे, कुछ ऐसे जो है युवा वर्ग के नेता कहते हैं हमें, फिर कुछ ऐसे नेता थे जो कि पहले गांधी जी के साथ थे, जिन्होंने गांधी जी का पूर्ण समर्थन किया था असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की तो इसका उन नेताओं ने पुरजोर विरोध किया और इसको एक आत्मघाती कदम कह के इन्होंने संबोधित किया। और उनकी कतई इच्छा नहीं थी कि गांधी जी इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को जो कि अपने चरम पर चल रहा है, उस आंदोलन को अचानक से वापस ले लें। लेकिन गांधी जी का कहना यह था कि चूंकि जो भारतीय जनता है वो 1920 से लेकर के और 22 तक इस 2 साल के लंबे अंतराल में आंदोलन करते हुए ऊब चुकी है और इसी कारण से वो अहिंसा का पथ छोड़ करके और हिंसा करने को उतारू हो गई है। जिस हिंसा की हमने एक घटना देखी थी 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा जो कांड हुआ था, जिसमें एक पूरी पुलिस चौकी को क्रांतिकारियों के द्वारा जला दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अभी जो जनता है वो इतनी जागरूक है नहीं, और अब क्योंकि ये जो हिंसा का मार्ग अख्तियार कर लिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा, तो इसके बाद अब अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी कार्य किए जाएंगे, दमनात्मक कार्यवाही की जाएगी और इससे जो निर्दोष जनता है वो भी उन दमनात्मक कार्रवाइयों की भेंट चढ़ जाएगी, या फिर क्रांतिकारियों का भी दमन बहुत बुरी तरीके से किया जाएगा। तो इन क्रांतिकारियों को और उस जनता को, जो निर्दोष जनता है, उसको पुलिस की निर्मम कार्रवाइयों से बचाने के लिए, दमनात्मक कार्रवाइयों से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। ठीक है। लेकिन अब इससे क्या होता है कि जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, ठीक है, एनी बेसेंट तो पहले से ही इस फेवर में नहीं थी कि असहयोग आंदोलन को चलाया जाए। तो ऐसे कुछ मुख्य नेता ऐसे थे जिन्होंने अब यहाँ से गांधी जी का साथ छोड़ दिया। ठीक है। यानी कि कांग्रेस का साथ छोड़ दिया क्योंकि वो गांधी जी की नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और अब उन्होंने ये जो असहयोग आंदोलन है इसको विधानमंडल में प्रवेश कर विधानमंडल के रास्ते कंटिन्यू करने का, जारी रखने का इन लोगों ने निश्चय किया।
अब मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और इनके कुछ और समर्थक थे, इन्होंने सोचा कि अब हम एक पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी के द्वारा हम केंद्रीय विधान परिषद में प्रवेश करेंगे और फिर केंद्रीय विधान परिषद में प्रवेश करके और उस रास्ते से हम अब असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे और सरकार में शामिल होकर के सरकार की जो नीतियां हैं, जो भारत विरोधी नीतियां हैं, उनको हम लोग विधान परिषद में जाकर के ही उनका हम लोग खंडन करेंगे। ठीक है, तो इस विचार के साथ अब एक नई पार्टी का गठन होता है 1 मार्च 1923 को और इस पार्टी का नाम क्या था? जनता दल। ठीक है, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की जाती है। पिछले क्लास में मैंने शायद डिस्कस भी किया था, याद नहीं है मुझे, इसलिए मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 मार्च 1923 को पार्टी का गठन किया जाता है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो बनते हैं चित्तरंजन दास और जो सेक्रेटरी हैं, सचिव, वो बनते हैं मोतीलाल नेहरू। इलाहाबाद में पार्टी का गठन होता है। अब ये पार्टी जो प्रांतीय चुनाव हुए 1923 के, उन प्रांतीय चुनाव में इस जनता दल ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इस 1923 के जो विधानमंडल के चुनाव हुए उसमें जनता दल को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में जनता दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, मुंबई के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और असम में भी इसका जो प्रदर्शन था वो काफी संतोषजनक रहा। ठीक है, केवल पंजाब का क्षेत्र और मद्रास का क्षेत्र, 2 क्षेत्र ऐसे थे जिनमें उस समय थोड़ा सांप्रदायिक एक माहौल चल रहा था, कुछ ऐसे संघर्ष चल रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, जिसके कारण जनता दल पंजाब और मद्रास के क्षेत्र में जनता दल का प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा। लेकिन फिर भी लगभग 42 सीटें जनता दल ने प्राप्त की इस चुनाव में और इसके द्वारा ये केंद्रीय विधान परिषद में प्रवेश कर गई जनता दल। ठीक है, वहां पर जनता दल को एक काफी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जैसे कि इस जनता दल के मेंबर थे जिनका नाम था विट्ठल पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, इन विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर चुना गया। ठीक है, अध्यक्ष चुन लिया गया, केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं। तो जनता दल के एक सदस्य विट्ठल भाई पटेल को जनता दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये भी जनता दल की एक काफी प्रशंसनीय सफलता है। फिर हम देखते हैं कि उसी समय कुछ ऐसे कानून भी आए जिनका वहीं पर जनता दल ने विरोध भी किया, विरोध करने में सफलता प्राप्त की। तो इस तरीके से जनता दल ने काफी अधिक सफलता प्राप्त की। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि 1925 में जनता दल के जो मुख्य नेता है चित्तरंजन दास, उसके फाउंडर मेंबर, उनकी मृत्यु हो जाती है 1925 में। अब उनकी मृत्यु के पश्चात ही जो जनता दल है वो एक तरीके से नेतृत्वहीन हो जाती है। ठीक है, उसको एक कुशल नेतृत्व का अभाव हो जाता है और उसके जो अन्य जो सदस्य थे वो भी अब सरकारी नौकरियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, या फिर जनता दल को छोड़कर भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से जनता दल बिल्कुल से एक जो है नेतृत्वविहीन संस्था हो जाती है, उसको एक नेतृत्व का अभाव हो जाता है। और इसके कारण अब जनता दल क्या है कि 1925-26 आते जाते ही 1925 के अंत तक और 1926 की शुरुआत तक जनता दल बिल्कुल से अपनी समाप्ति के कगार पर पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से वो बड़ी तेजी के साथ डेवलप थी, बड़ी तेजी के साथ उसने सफलता प्राप्त की, वैसे ही बहुत ही तेजी के साथ वो गर्त की ओर भी चली जाती है। ठीक है, अब ये हमने जनता दल देखा। उसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ये कुछ मूवमेंट पढ़ लिए थे महात्मा गांधी के। अब हम लोग आज का जो टॉपिक है उसमें भी हम लोग देखिए वहां तक हमने बात कर ली, असहयोग आंदोलन, जनता दल का गठन हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो जो गांधीवादी काल है उसके जो अन्य जो घटनाएं हुई उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि साइमन कमीशन, क्योंकि एक जो साइमन कमीशन जो भारत आया एक तरीके से उसी ने जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसका एक फिर से तौर प्रारंभ कर दिया। ठीक, जैसे कि 1927-28 में जो क्रांतिकारी जो नेता है वो थोड़ा सा सरेंडर होने लग गए थे। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को, जो उग्र गतिविधियां थी, उनको कम कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया जाता है और अब यहाँ पर विचार किया जाता है कि अब जो उग्रवादी गतिविधियां हैं उनको कम कर दिया जाएगा।
लेकिन उसी समय एक घटना घटती है, और घटना क्या घटती है कि एक आयोग आया था, साइमन आयोग, और उस साइमन आयोग का बहिष्कार भारत में बिल्कुल से व्यापक तौर पर किया गया। और उसके जो बहिष्कार आंदोलन है उसको पंजाब के लाहौर में, पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, वहां पर उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक, काफी जो है उस समय के देखे जाए तो बहुत प्रसिद्ध नेताओं में से थे वो। ठीक है, शेर हिंद की उनको केसर हिंद की उपाधि भी मिली हुई थी उनको। तो केसर हिंद लाला लाजपत राय लाहौर में इस साइमन आयोग का विरोध कर रहे थे, और जो उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसको अपना नेतृत्व दे रहे थे। लेकिन क्या होता है कि लाला लाजपत राय की जो है 17 नवंबर 1928 को जो है उस समय लाहौर का पुलिस कप्तान था सांडर्स के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है, और उसमें लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। अब लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई, इसने एक बार फिर से जो उग्रवादी नेता है उनमें एक असंतोष की भावना और एक क्रोध की भावना फिर से जागृत कर दी। और अब जो क्रांतिकारी जो नेता हैं, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, मुख्य रूप से सुखदेव हो गए, इन लोगों ने अब लाला लाजपत राय की इस हत्या का बदला लेने का पूरी तरीके से निश्चय किया। और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि दिसंबर 1928 में लाहौर षड्यंत्र केस नामक एक घटना होती है, जिसमें सांडर्स की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो पुलिस अधीक्षक था, वो पुलिस अधीक्षक था लाहौर का, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। उस लाठीचार्ज के आदेश के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उनके सिर में लाठी लग गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर को। तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए अब जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके राजगुरु हो गए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इनके द्वारा सांडर्स की बम फेंक करके हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के बाद बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन अभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये अभी बाहर ही थे, बचे हुए थे गिरफ्तारी से। अब क्या है कि जो क्रांतिकारी हैं वो फिर से एक बार दौर प्रारंभ करते हैं हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा या उग्रवादी गतिविधियों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। और इसी क्रम में 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा थी, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, उसमें एक बिल प्रस्तुत किया गया था। और वो बिल क्या था? वो बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ये दो बिल पेश किए गए थे और इन दो बिलों के पक्ष में वहां पर चर्चा चल रही थी। वो दो बिल प्रस्तुत किए गए थे और इन बिलों को पारित करने के लिए वहां पर चर्चा चल रही थी। तो जो वो एसोसिएशन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसको ये एक सुनहरा अवसर प्रतीत होता है। उसको लगता है कि अगर इस समय अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई ऐसा कार्य करें तो उससे क्या होगा कि जो पूरी मीडिया है, भारत ही के अलावा पूरे विश्व की जो मीडिया है, उसका ध्यान आकर्षित हो जाएगा हमारे पर, और हमारी जो बातें हैं, हम जो बात आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जो न्यूज़पेपर है, पत्र है, अखबार है, उनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाएगी और विश्व के प्रत्येक देश तक पहुंच जाएगी। तो इसी क्रम में एक योजना बनाई जाती है कि उस असेंबली में जाकर के बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, दो व्यक्ति चुने जाते हैं, दो क्रांतिकारी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों के द्वारा असेंबली में जाकर के, जब वो प्रस्ताव में चर्चा चल रही थी, उसी समय असेंबली में जाकर के बम फेंका जाता है। उनके द्वारा ये बम फेंके जाने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, अपितु अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना था। और इसी वजह से जो खाली सीटें थी उनके ऊपर बम फेंका जाता है और फिर कुछ पर्चे भी फेंके जाते हैं। उन पर्चों में वो जो बातें आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे वो बातें लिखी हुई थी। लिखा हुआ था, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं, अपितु बहरे कानों तक बातें पहुंचाना है, बहरे लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना है। ठीक है, यानी सरकार हमारी जो मांगे नहीं सुन रही है, तो सरकार तक अपनी उन मांगों को पहुंचाना है। ठीक है, अब ये लोग वहां भगदड़ मच जाती है, उस भगदड़ का फायदा उठा करके ये दोनों वहां से निकल सकते थे, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था? अपनी गिरफ्तारी देना। अच्छा, इनको गिरफ्तारी देने के पीछे का कारण भी था, क्योंकि उस समय जो आम जनता है उसके बीच में ये भावना व्याप्त हो रही थी कि क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देकर के वहां से भाग जाते हैं,
और फिर जो पुलिस दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करती है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। तो अब ये जो भावना आम जनता में व्याप्त हो रही थी, इस भावना को भी दूर करना था, आम जनता को फिर से अपने साथ, आम जनता की जो इमोशन है, जो भावना है, उनको अपने साथ फिर से जोड़ना था। और इसी कारण से अब ये फैसला होता है कि इस बार बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि जब मीडिया पूरी न्यूज को प्रसारित करेगी, इससे आम लोगों की जो भावना है वो भी क्रांतिकारियों के साथ जुड़ जाएगी। और इसी कारण से बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह बम फेंकने के बाद अपनी जगह से भगते नहीं है, अपनी गिरफ्तारी देते हैं। अब इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन चूंकि ये जो बम फेंका गया, इसमें कोई बहुत बड़ी सजा का प्रावधान नहीं था, फांसी की सजा का ऐसा कोई प्रावधान था नहीं, क्योंकि किसी की भी मृत्यु हुई नहीं थी। तो अब ये होता है कि कैसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए इनको। तो इसके लिए अब इन दोनों क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें संडस की हत्या की गई थी। ठीक है, इन दोनों क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। उसके तहत इन दोनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो मतलब बटुकेश्वर दत्त के ऊपर तो मुकदमा चल ही रहा था, लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस के तहत हम देखते हैं तो भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है कि मुकदमा चलाया जाता है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, किसका, और फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो वहां तक हम लोगों ने देख लिया। और इसी के साथ 23 मार्च 1931 को, देखिए 6 अप्रैल 1929 को इनके द्वारा केंद्रीय जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बम फेंका जाता है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने पिछली क्लास में शायद इसको डिस्कस किया था। तो 6 अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें बम फेंका जाता है। 2 साल से पहले पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है पूरी कर ली जाती है। और 23 सितंबर 1931 को इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, अच्छा, इससे 1 महीने पहले ही घटना होती है। चंद्रशेखर आजाद, ये चूंकि अभी बाहर थे, ये अभी तक पुलिस के हाथ में आए नहीं थे, गिरफ्तार हुए नहीं थे, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन को फिर से आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ खुदीराम बोस, राजगुरु और भगत सिंह को भी जेल से रिहा कराने का प्रयास कर रहे थे। क्रांतिकारी गतिविधियों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए एक इन्होंने एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, एक बैठक का आयोजन किया, और वो बैठक आयोजित की गई इलाहाबाद के जो कंपनी बाग है, जो, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क है उस पर। लेकिन अब इस बात की सूचना मिल जाती है अंग्रेजों को, और अब आजाद और उनके जो अन्य सहयोगी जो इस बैठक में शामिल होने के लिए वहां पर आए थे, उनको अंग्रेजों की तरफ घेर लिया जाता है। और इसी में फरवरी 1931 में इसी मुठभेड़ में जब आजाद को ऐसा लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं, तो अपनी गोली से वो खुद की जान लेते हैं। ठीक है, तो फरवरी 1931 में आजाद की मृत्यु हो जाती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की मृत्यु को फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक, हम लोग, ये क्रम तो हो गया क्रांतिकारी जो उग्रवादी हैं उनका दौर। हम लोग उसी के साथ साथ जो पैरेलल घटना चल रही है, समांतर घटना चल रही है, गांधीवादी जो काल है, ठीक, उसमें अब हम लोग थोड़ा मुख्य घटनाएं देखते हैं। हमने देखे 1931 तक की हमने उग्रवादी घटनाओं को देख लिया। अब थोड़ा सा गांधीवादी घटनाओं को उसी के पैरेलल हम देखते हैं। तो इस क्रम में हम देखेंगे साइमन आयोग का गठन। साइमन आयोग आखिरकार है क्या, ये आया क्यों, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे साइमन आयोग का। तो देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे। ठीक है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, और जिस समय वो सुधार आए थे उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि अगले 10 साल बाद, मतलब, ठीक है, 10 साल बाद ये जो सुधार आए हैं, इन सुधारों की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और एक, मतलब 10 साल बाद 1919 के बाद 1929 में एक आयोग का गठन किया जाएगा, और वो आयोग आकर के भारत में ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है इसकी समीक्षा करेगा, ये जो सुधारों की समीक्षा करेगा। और उस समीक्षा में जो पॉइंट्स थे वो ये थे, ये जो साइमन आयोग है उसमें पॉइंट्स ये थे कि साइमन आयोग को एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी,
और ये रिपोर्ट आधारित थी कि भारत में जो चुनाव हैं, चुनाव सही ढंग से कराए जा सकते हैं या नहीं, या फिर जो केंद्रीय विधानसभा के जो चुनाव है उनके लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो साइमन आयोग का कार्य क्या था कि जो भी संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करके, जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करके, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि भारत में संवैधानिक तरीके से चुनाव कंडक्ट कराए जा सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं कराए जा सकते तो उनमें किन सुधारों की आवश्यकता है। ये प्रयोजन था साइमन कमीशन का। तो अब देखिए 1929 में साइमन कमीशन आना था, लेकिन भारत में इस समय विद्रोह अपने चरम पर पहुंच रहा था। ठीक है, गांधी जी का भी विद्रोह हो चुका था, उग्रवादी जो गतिविधियां वो भी काफी तेजी के साथ चल रही थी, भारत में स्वराज्य की मांग अपने चरम पर थी। तो अब 1929 की जगह नवंबर 1927 में ही साइमन आयोग की ब्रिटिश पार्लियामेंट में साइमन आयोग का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, और इस साइमन आयोग में सर जॉन साइमन अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य इस आयोग के मेंबर बनाए जाते हैं। ठीक है, सर जॉन साइमन इस आयोग के अध्यक्ष और 7 अन्य लोग इस आयोग के सदस्य बनाए जाते हैं। सर जॉन साइमन के नाम पे ही इस आयोग का नाम भी साइमन आयोग पड़ जाता है। अब ये साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचता है। ठीक है, अब जब 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा तो जैसे ही भारत पहुंचा बंबई में, तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया। विद्रोह प्रारंभ होने का कारण क्या था? क्योंकि जो भारतीय जो नेता हैं वो ये मांग कर रहे थे लंबे समय से कि हमें स्वराज चाहिए और हमें एक संविधान सभा का गठन की मंजूरी दी जाए। ठीक है, ये सब मांगे भी समय तक उठने लग गई थी, स्वराज की मांग तो उठ ही रही थी, और जो चुनाव है, ठीक है, निर्वाचन में भी अपनी जो भागीदारी है उसकी भी मांग कर रहे थे। तो जब साइमन आयोग जब भारत आता है तो इसमें सारे के सारे जो भी सदस्य हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो या 7 अन्य सदस्य हो, ये सारे के सारे क्या है, ब्रिटिश हैं। तो भारत में जो भी संगठन थे, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो भी संगठन थे, इन्होंने इसका विरोध इसी आधार पर सबसे ज्यादा किया क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य क्या है, ब्रिटिश हैं। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। तो जो भारतीय राजनेता है, जो संगठन है, उनका ये कहना था कि या तो जो अंग्रेज है, ब्रिटिश है, वो हमको इस योग्य ही नहीं समझते कि हम अपने लिए जो कार्य है उन कार्यों का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर राजनीति में हम प्रवेश कर सकते हैं, इस योग्य ही हमको नहीं मानते। ठीक है, तो जो भारतीय जो नेता थे, जो पार्टी थी, उनका ये आरोप था साइमन आयोग के ऊपर। पहली बात ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा गठित संस्था थी। ठीक है, दूसरी बात, जो भारतीय राजनेता है उनका ये मानना था कि अंग्रेज अभी भी हमको इस लायक नहीं समझते कि हमको इस आयोग में शामिल किया जाए। भाई स्वराज्य हमारे लिए, स्वराज की मांग हम कर रहे हैं, संविधान सभा की गठन हमको करना है और हम ही उसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है, साइमन आयोग का बहिष्कार होता है बड़े जोर के साथ। अधिकतर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। लाहौर के क्षेत्र में इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं लाला लाजपत राय, और इसी समय मैंने बताया जैसे कि सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया गया और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के मृत्यु के परिणाम स्वरूप ही लाहौर षड्यंत्र केस अस्तित्व में आता है। ठीक है, जिससे कि एक बार फिर से जो उग्रवादी नेता है वो उग्रवादी गतिविधियों को प्रारंभ कर देते हैं। वो बात तो वहां की हो गई। फिर जब हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट के पीछे की बैकग्राउंड क्या है, इसको हम पहले देखें। देखिए, उस समय जो भारत सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड, तो लॉर्ड बर्कनहेड अब जो भारतीय राजनेता हैं उस समय के जो बड़े नेता थे, उनके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि भाई आप साइमन आयोग की तो आप जो सिफारिश है उनको तो आप एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, तो क्या भारत के जो राजनेता हैं वो क्या इस लायक हैं कि वो भारतीयों के लिए संविधान का एक मसौदा तैयार कर सकें। ठीक है, ये लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा ये दलील प्रस्तुत की जाती है कि भाई हम साइमन आयोग का हमने गठन इसलिए किया था ताकि भारतीयों के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार कर सके, संविधान का गठन तैयार कर सके। लेकिन भारतीय इसी आधार पर उसका विरोध कर दिए कि जो है उसमें संविधान का निर्माण हो रहा है भारतीयों के लिए और उसमें भारतीय ही शामिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या भारत के राजनेता
सर्वदलीय सहमति से, सभी लोगों की सहमति से संविधान का एक मसौदा तैयार कर सकते हैं। तो उसकी ये जो वेरकनहट है उसके द्वारा ये जो चैलेंज दिया गया भारतीयों को, इस चैलेंज को भारतीय राजनेताओं ने बड़ी सहजता के साथ स्वीकार किया और उसको स्वीकार करने में जो मुख्य रूप से जो उभर कर निकल के सामने आए उनमें थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जैसे आपके मोतीलाल नेहरू हो गए, के.एम. पानिकर हो गए, सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो देखिए चुनौती स्वीकार की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और इधर मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया जिसमें आपके मदन मोहन मालवीय भी शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। ठीक है, कुछ ऐसे मुख्य नेता उस समय शामिल थे और इनके द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया। यहाँ देखा हमने 1928 में भारत सचिव लॉर्ड विल्कनहट, ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड विल्कनहट ने एक चैलेंज दिया था और इस चैलेंज को फिर मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वीकार किया गया और एक उप समिति का गठन किया गया। उस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, और अन्य सदस्यों में है सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, के.एम. पानिकर, ये कुछ अन्य सदस्यों में थे। ठीक है, एक दो और जैसे सदस्य हैं सोएब कुरैशी हो गए और मंगल सिंह। सोएब कुरैशी, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, ये उस जो उप समिति है उस उप समिति के अन्य सदस्य में थे। अब इन सभी के द्वारा एक संविधान का एक मसौदा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, और अगस्त 1928 में इस उप समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, अगस्त 1928 में इस समिति के जो उप समिति है उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसी रिपोर्ट को नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? अगस्त 1928 में। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कुछ सदस्यों को, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, ऐसे कुछ सदस्यों को भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी उप समिति में शामिल थे। फिर अब ये उप समिति ये जो उप समिति का जो प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव में जो मुख्य मांग रखी गई थी वो ये थी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ युवा नेता थे या फिर कुछ और भी नेता थे जो कि जो नेहरू रिपोर्ट में शामिल ये पॉइंट था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, इससे वो सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि भारत को अब डोमिनियन स्टेट का नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया जाए। ठीक है, यानी भारत को पूर्ण स्वतंत्र देश के रूप में दर्जा दिया जाए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट का खंडन भी किया, इस रिपोर्ट को अस्वीकार किया। इनमें मुख्य थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पुरजोर विरोध किया नेहरू रिपोर्ट का और कहा कि उसमें जो है डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाए। लेकिन मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी इनके द्वारा फिर जो ये नए जो नेता थे, युवा नेता, इनको समझाया गया कि बड़ी मुश्किल में तो सर्वदलीय सहमति से डोमिनियन स्टेट की मांग पर एक सहमति बन पाई है और अगर फिर से हम लोग बड़ी जल्दबाजी में उस डोमिनियन स्टेट की मांग को भी ठुकरा देंगे तो फिर ये मौका बड़ी दिनों के बाद मिलेगा। तो अभी डोमिनियन स्टेट की जो मांग है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अगला कदम फिर बढ़ाएंगे कि आगे क्या करना है। तो अब क्या इसमें जो युवा नेता है उनको किसी तरीके से सलाह समझा बुझा करके शांत कर दिया गया। और लेकिन जब युवा नेता जितने थे और जो उस रिपोर्ट के विरोध में थे, इनके द्वारा लेकिन जब देखा गया कि ये अभी भी सहमत नहीं हो रहे हैं तो फिर वहां पर ये एक प्रस्ताव रखा गया कि हम जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इसको 2 साल का समय देंगे अपने इन जो ये नेहरू रिपोर्ट है इसमें जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं, हम लोग जो भी प्रस्ताव रखे हुए हैं मांगे, इन मांगों को स्वीकार करने के लिए हम लोग 2 साल का समय देंगे और अगर 2 साल में अगर अंग्रेजों के द्वारा हमारी मांगे स्वीकार नहीं की जाती हैं तो फिर कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का जो पथ है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करेगा।
लेकिन वही जो युवा नेता हैं वो अब अड़ जाते हैं कि नहीं 2 साल का नहीं, अंग्रेजों को 1 साल का समय दिया जाए। तो अब क्या होता है कि अब अंग्रेजों को 1 वर्ष का समय दिया गया। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट की जो मांगे हैं उनको स्वीकार करने के लिए, उन मांगों को देने के लिए अंग्रेजों को अब 2 साल की जगह 1 साल का समय दिया गया। और वहां पर यह बात रखी गई कि अगर 1 साल में अंग्रेज इन मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं तो अब कांग्रेस अपने अगले अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की जो मुद्दा है उसको ही एक्सेप्ट करेगी या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को ही आगे बढ़ाएगी। ठीक है, लेकिन समय बीतता जाता है। नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत जो सिफारिशें हैं, ठीक है, जो प्रमुख सिफारिशें हैं, इनमें से किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नेहरू रिपोर्ट की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाता। अगर हम प्रमुख सिफारिशों की बात करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी, तो उसको हम लोग देखते हैं। उसकी प्रमुख सिफारिशों के तहत सबसे पहले इसकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं नेहरू रिपोर्ट में, उसमें कहा गया कि अंग्रेजों के जो और दूसरे जो औपनिवेश हैं और जो दूसरे औपनिवेश जो देश हैं, उन्हीं औपनिवेशिक देशों की तरह भारत को भी दर्जा दिया जाए। ठीक है, भारत को भी एक स्वराज्य औपनिवेशिक देश का दर्जा दिया जाए। पहली मांग तो ये थी इसमें नेहरू रिपोर्ट में। दूसरी मांग अगर देखें, दूसरी मांग थी कि जो भारत के जो प्रांत हैं उनको स्वायत्तता प्रदान की जाए। ठीक है, जो भारतीय प्रांत हैं इनको स्वायत्तता प्रदान की जाए। नेहरू रिपोर्ट की दूसरी जो सिफारिश है ये हो गई। तीसरा हो गया कि जो अल्पसंख्यक है उनको पृथक निर्वाचक मंडल की जगह उनको कुछ सीटों पर रिजर्वेशन दिया जाए। 1909 का जैसे हमने माल्य विंडो सुधार देखा था, उसमें हमने देखा था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक निर्वाचक क्षेत्र घोषित कर दिए गए थे, दे दिए गए थे। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में यह भी मांग की गई कि जो अल्पसंख्यक है उनको पृथक निर्वाचक मंडल न दे करके, बल्कि उनको उन सीटों पर उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको क्या कर दिया जाए, उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाए, सीटें आरक्षित कर दी जाए। एक मांग तो ये हो गई। एक और मांग थी कि भारत में न्यायपालिका का गठन किया जाए। ठीक है, देखिए कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन तो हो चुका था, लेकिन एक संघीय न्यायालय का गठन अभी तक नहीं हुआ था। तो नेहरू रिपोर्ट में यह भी मांग की गई इस उपसमिति के द्वारा कि भारत में एक संघीय न्यायपालिका का गठन हो और उस संघीय न्यायपालिका को ये पावर हो कि वो भारतीयों के साथ साथ जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ब्रिटिश जो नागरिक हैं, उनके मुकदमों की भी सुनवाई कर सके। मतलब कि न्यायपालिका में जो भारतीय जज हैं वो ब्रिटिश और भारतीय दोनों के मामलों की सुनवाई करें। उस न्यायपालिका में अगर ब्रिटिश जज की नियुक्ति है तो वो भी बिना भेदभाव के भारतीयों और विदेशी नागरिकों यानी ब्रिटिश दोनों के मामलों की बराबर सुनवाई करे। और जो 1860 का जो वो है इंडियन पीनल कोड है, उसके तहत बराबर रूप से न्याय की व्यवस्था की जाए। ठीक है, एक मांग ये थी। अन्य मांगों पर हम देखते हैं तो केंद्र में द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, जो केंद्र है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाए। द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या था, इसमें कहा गया कि केंद्र में एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसको हम लोकसभा कह सकते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं हो। ठीक है, यह भी मांग थी नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत कि केंद्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन किया जाए। जैसे कि हम अभी भी देखते हैं ना, पार्लियामेंट में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये मांग नेहरू रिपोर्ट में भी रखी गई कि एक द्विसदनात्मक व्यवस्था के तहत एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसमें 500 सदस्य हो सकते हैं और उन 500 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाए। ठीक है, उन 500 जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे हो, निर्वाचन के द्वारा हो, इलेक्शन के द्वारा हो। और जो वो 500 सदस्य हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोकसभा भी कह सकते हैं, निम्न सदन, ठीक है, जिसको हम लोअर हाउस भी कह सकते हैं, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना हो, 5 वर्ष हो। ठीक है, एक तो मांग ये रखी गई। दूसरी मांग नेहरू रिपोर्ट में ये रखी गई कि एक सीनेट का भी गठन हो, मतलब द्विसदनात्मक संस्था बनानी थी। एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गई, जिसको हम लोअर हाउस कह सकते हैं, और दूसरा अपर हाउस या सीनेट। इसमें 200 सदस्य होंगे। ठीक है, और जो 200 सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होगा,
तो इनका निर्वाचन होगा जो प्रांतीय विधानसभा है इनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर से। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो जो प्रांतीय विधानसभा है उनके जो सदस्य हैं एमएलए उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये बात भी वहां पर रखी गई नेहरू रिपोर्ट में कि एक संस्था होगी जिसमें 5 सदस्य होंगे जिसका निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, जिनको प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है, भारतीय जनता के द्वारा। और जो सीनेट है उच्च सदन उसमें 2 सदस्य होंगे और उनका निर्वाचन कैसे होगा अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक। साथ ही साथ इसमें यह भी मांग रखी गई कि भारतीयों के लिए 19 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया इसमें, ठीक है, भारतीयों के लिए 19 तरह के मौलिक अधिकारों की मांग की गई। एक मुख्य मांग इसमें यह भी की गई कि 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार दिया जाए, ठीक है, ये भी मांग की गई। यानी मतदान का अधिकार की मांग भी नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट में शामिल है। महिलाओं को भी विशेष अधिकार की मांग की गई, ठीक है। तो ये मुख्य मांगे हो गई जिसमें आपको मतदान का अधिकार 21 वर्ष से ऊपर को ये याद रखना है, आपको 19 तरीके के मौलिक अधिकारों की मांग की गई ये याद रखना है, और केंद्र स्तर पर द्विसदनात्मक संस्था के गठन की मांग की गई ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ प्रांतीय स्तर पर भी मांग की गई कि प्रांतीय स्तर पर भी चुनाव की व्यवस्था कराई जाए, ठीक है, प्रॉपर, उसमें भी भारतीयों को भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अच्छा, इसमें एक और इसमें मांग थी, इसकी एक और मांग थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में आपको यह भी याद रखना है कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को भी इसमें नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। तो प्रमुख आप लोगों ने मांगे देख ली, इसमें प्रमुख जो सिफारिशें थी वो ये हो गई, द्विसदनात्मक एक संस्था, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, 21 वर्ष से ऊपर मतदान करने की सबको शक्ति, 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मतदान करने की स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जब नेहरू रिपोर्ट में ये सब सिफारिशें प्रस्तुत की गई तो इसमें एक पॉइंट मैंने ये भी बताया कि इसमें एक पॉइंट ये भी शामिल किया गया था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको पृथक निर्वाचक मंडल की जगह क्या देना चाहिए, उनको कुछ सीटों पर रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन अब इस बात का विरोध करने लग गया कौन, मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक निर्वाचक जो क्षेत्र जो चल रहा है पहले से वही कंटिन्यू रहना चाहिए, हमें आरक्षित सीटें नहीं चाहिए, हमें पूरा पृथक निर्वाचक मंडल ही चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसी नेहरू रिपोर्ट को ही काउंटर करने के लिए जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांगे रखी गई, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को ही काउंटर करने के लिए जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांगे रखी गई। जिन्ना ने कहा कि जिस तरीके से भारत के अन्य क्षेत्रों को प्रांतीय दर्जा मिला हुआ है वैसे ही जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है उसको भी प्रांतीय दर्जा मिलना चाहिए और उसको मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो सिंध है उसको भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। उस समय सिंध क्या था, बंबई का क्षेत्र था, तो कहा गया कि बंबई से सिंध को अलग करके और उसको मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, ठीक। साथ ही साथ जो पृथक निर्वाचक मंडल है वो बना रहना चाहिए। तो ऐसे जो है कुछ मांगे थी और साथ में ये भी थी कि जो मुसलमान हैं उनको, मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं अल्पसंख्यक, उनको जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें भी रिजर्वेशन देना चाहिए, उनमें भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही साथ जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भी उनको जो है वो करना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसे कुल मिलाकर के 14 मांगे थी जो कि जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत की गई और उन्हीं मांगों को, जिन्ना की जो मांगे थी उन्हीं मांगों को हमने क्या कहा, 14 सूत्री मांगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 14 सूत्री मांगे आई कब, तो वही समय है 1928 का, जिस समय नेहरू रिपोर्ट आ रही है 1928 में, ठीक है। स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उसको ही काउंटर करने के लिए जिन्ना की 14 सूत्री मांगे आई थी। आखिरकार क्या होता है कि ना ही जिन्ना की 14 सूत्री मांगे एक्सेप्ट की जाती हैं और ना ही नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी ना ही उनको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में ये बात
कही गई थी, जिस समय नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो इस समय कलकत्ता का देखिए अधिवेशन होता है, और कलकत्ता का जो 1928 का अधिवेशन होता है, उस 1928 का जो कलकत्ता का अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की मोतीलाल नेहरू ने। और उसमें जो नेहरू रिपोर्ट है, इस नेहरू रिपोर्ट के जो प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों को पारित कराने के लिए जो कांग्रेस अधिवेशन में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। ठीक, उसमें कुछ पहले बात तो कुछ नेताओं के द्वारा उसमें असहमति जताई गई, लेकिन फाइनली क्या होता है कि कांग्रेस की जो 1928 की बैठक हुई उसमें कलकत्ता अधिवेशन, उसमें इस नेहरू रिपोर्ट को पास कर दिया गया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन उसमें देखिए एक पॉइंट ये भी, एक शर्त ये भी लगा दी गई, कलकत्ता के 1928 के अधिवेशन में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति है उसने इस बात को स्वीकार किया कि अगर अंग्रेजों ने एक वर्ष में हमारी इस सिफारिशों को, नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिश है, इनको अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम एक वर्ष के पश्चात जब हम अगले वर्ष की जब बैठक में बैठेंगे, 1929 का जब अधिवेशन में बैठेंगे कांग्रेस के, तो उस समय अब हम इस डोमिनियन स्टेट की मांग को छोड़ करके और अब हम पूर्ण स्वराज की मांग को अपना मुद्दा बनाएंगे। ठीक है, हम पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो सरकार है उसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। और फिर हम देखेंगे कि जब 1929 में लाहौर अधिवेशन होगा, तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है वहीं से एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, या उसके अगर हम देखेंगे ट्रेसेस, जो जड़ें हैं, वो 1929 के लाहौर अधिवेशन से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन अब प्रारंभ होगा। ये भी एक काफी बड़ा दौर चलता है, पहले 1930 से लेकर 1932 तक चलेगा, उसके बाद कुछ समय के लिए बंद रहेगा, फिर उसके बाद 1933 में प्रारंभ होगा, 1933 से 1934 तक चलेगा, तो उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 1930 से 1931 चलेगा, फिर 1932 से और 34 तक चलेगा। तो अब देखते हैं लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसकी मांगों को स्वीकार किया नहीं गया, तो अब उसी के अगले साल 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा। ठीक है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और कब होता है, दिसंबर 1929 में। क्योंकि इससे पहले वाले अधिवेशन में इस बात पर सभी लोग राजी हो गए थे कि अगर मांगे स्वीकार नहीं की गई तो हम अब डोमिनियन स्टेट का मुद्दा छोड़ करके अब पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते रहते हैं। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके दो कारण थे, एक तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के जो मांग है, मुद्दा है, उसको कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को स्वीकार करना था, और उस पूर्ण स्वराज का जो मांग है उसको प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ही जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू उस समय तक काफी लोकप्रिय हो गए थे कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी का भी समर्थन प्राप्त था, पूर्ण समर्थन, और इन्हीं कारणों से जवाहरलाल नेहरू को 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, अब जब इसकी बैठक होगी तो इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब ये वर्किंग कमेटी ने स्वीकार किया कि अब जो है हम पूर्ण स्वराज की मांग से नीचे हम कोई भी बात पर सहमत नहीं होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है यहाँ पर, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में ही रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ठीक है, जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति है उसके द्वारा 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर लाहौर में ही तिरंगा झंडा फहराया जाता है। उसके बाद देखेंगे 26 जनवरी 1930 को इसी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर अब इस बात पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और यही कारण बनता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, लेकिन उसको अंतिम रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, ताकि ये जो 26 जनवरी की जो डेट है, इस डेट की जो ऐतिहासिक महत्ता है, ये ऐतिहासिक महत्ता न समाप्त हो जाए। इसी कारण से 26 नवंबर को संविधान रेडी हो जाने के बाद भी इसको प्रस्तुत कब किया गया, 26 जनवरी को प्रस्तुत किया गया, ताकि इस 26 जनवरी की जो यादें हैं वो प्रत्येक भारतवासियों के जहन में हमेशा जिंदा रहे। ठीक है, इसी के बीच की हम लोग दो घटनाएं देखते हैं, जैसे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब एक
काल प्रारंभ होता है तो उसकी जब पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि कैसे संविधान विज्ञान आंदोलन अपना अस्तित्व ले रहा है, तो उसमें हम लोग दो घटनाएं देखेंगे। एक तो देखेंगे लॉर्ड इरविन की घोषणा, उस समय जो लॉर्ड इरविन है वो भारत के वायसराय हैं। अब लॉर्ड इरविन के द्वारा 31 अक्टूबर 1929 को जो ब्रिटिश क्राउन है उसका एक लेटर पढ़ा जाता है, और उस लेटर में यह कहा जाता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो भारतीयों की डोमिनियन स्टेट की मांग है उस मांग पर बात करने के लिए, उस मुद्दे पर बात करने के लिए सहमत है। और साथ ही में यह भी कहा जाता है कि जैसे ही जो साइमन कमीशन है वो जैसे ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उस रिपोर्ट के तुरंत बाद, उस रिपोर्ट के आधार पर लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, और उस गोलमेज सम्मेलन में भारत के सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, जितने भी संगठन हैं, इन सभी को वहां पर उपस्थित होना होगा। वहां पर ब्रिटेन की भी जो अन्य पार्टियां हैं उनको भी उपस्थित होना होगा, जैसे कि लिबरल पार्टी हो गई, लेबर पार्टी हो गई, कंजर्वेटिव पार्टी हो गई, इन सभी के प्रतिनिधियों को वहां पर उपस्थित होना होगा। साथ ही साथ जो भारतीय राजा रजवाड़े हैं उनके प्रतिनिधियों को भी उपस्थित होना होगा, और जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं, भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधियों को भी उपस्थित होना होगा। तो ऐसे सारे सदस्यों को वहां पर गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होना होगा, और वहीं पर फिर भारत की भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी कि भारत को किस तरीके से संविधान वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह के संविधान निर्माण में भारत को सहयोग किया जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन की घोषणा कब होती है? 31 अक्टूबर 1929 को। और इसमें, इस घोषणा में मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का जिक्र किया जाता है। ठीक, लॉर्ड इरविन क्या कहते हैं कि जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा उसके बाद फिर लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर में 1929 को एक घोषणा करते हैं लॉर्ड इरविन। इन्हीं की घोषणा के पश्चात जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति है वो भी अब 2 नवंबर 1929 को एक सम्मेलन का आयोजन करेगी। ठीक है, जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति है वो 2 नवंबर 1929 को दिल्ली में अपने सभी सदस्यों को का आह्वान करेगी और एक सम्मेलन का आयोजन करेगी। और उस सम्मेलन में क्या मुद्दा रखा गया कि ये जो इरविन के द्वारा जो घोषणा की गई गोलमेज सम्मेलन की, इसके बारे में चर्चा करने के लिए, और इसमें ये बातचीत की गई या ये मुद्दा रखा गया कि जब गोलमेज सम्मेलन में हम चलेंगे बातचीत करने इंग्लैंड, तो हम सिर्फ मुद्दा उठाएंगे कि भारत में किस तरीके से भारत को अब संविधान, मतलब किस तरीके से जो भारत के लिए जो संविधान है उसकी योजना किस तरह से बनेगी, किस तरह से निर्माण किया जाए, ना कि हम इस बात को करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होगा, यानी कब आप हमको संविधान बनाने के लिए आप अनुमति देंगे। ये बातचीत नहीं होगी। बातचीत ये होगी कि संविधान का निर्माण हम कैसे करें। ठीक है, बात समझ आ रही है? दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार फिर समझिए। गोलमेज सम्मेलन में हम ये बातचीत नहीं करेंगे कि भारत का संविधान कब निर्माण किया जाए। ठीक है, ये बातचीत हमें नहीं करनी कि कब निर्माण किया जाए। हमें वहां पर बातचीत सिर्फ ये करनी है कि संविधान निर्माण हम कैसे करें, यानी हम ये मान के चलेंगे कि संविधान निर्माण तो हमें करना ही करना है, अब हम कैसे करें ये मुद्दा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। साथ में जो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी, उस नेहरू रिपोर्ट की भी बहुत सारी जो मांगे हैं उनके लिए भी एक चर्चा यहां पर की गई, और एक घोषणा पत्र जारी किया गया कि जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के जो लोग हैं या फिर कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो अपनी मांगों को जब रखेंगे तो उन मांगों को रखने के समय किसी भी तरीके का जो एक तरीके से कहा जाए तो एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, और बड़ी शांति के साथ अहिंसात्मक तरीके से सारी कार्रवाइयां होंगी। ठीक है, तो एक तरीके से हम देखेंगे कि एक दिल्ली घोषणा पत्र जारी की जाती है। लॉर्ड इरविन घोषणा के बाद दिल्ली घोषणा पत्र जारी की जाती है, किसके द्वारा? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के द्वारा। कब? 2 नवंबर 1929 को। और इसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित होना है उस गोलमेज सम्मेलन में चर्चा क्या होनी है। ठीक, साथ ही साथ इसमें एक मुख्य पॉइंट और है कि दिल्ली घोषणा पत्र में यह भी बात रखी गई कि अगर
जो है अगले आगामी आने वाले 1-2 महीनों में, यानी 2 नवंबर 1929 को देखिए बैठक हुई और दिसंबर 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन होना था। तो इसमें यह भी बात रखी गई दिल्ली घोषणा पत्र में कि अगर दिसंबर 1929 तक, यानी अगले महीने तक, अगर नेहरू रिपोर्ट की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो कांग्रेस उस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेगी। ठीक है, कांग्रेस का कोई भी सदस्य गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं होगा। तो ये भी इसमें एक पॉइंट रखा गया दिल्ली घोषणा पत्र में। एक तो गोलमेज सम्मेलन में अगर हम गए तो क्या बातचीत होगी, और दूसरा अगर अगले 1 महीने में अगर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश सरकार है, इसके द्वारा अगर नेहरू रिपोर्ट की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, सिफारिशों को, तो कांग्रेस उस बैठक का बहिष्कार करेगी। ठीक है, ये भी पॉइंट उसमें शामिल हो गया। चलिए, लेकिन 23 दिसंबर 1929 को हमने देखा इरविन के द्वारा मांग को अस्वीकार कर दिया गया। 23 दिसंबर 1929 को जब मांग अस्वीकार कर दी गई, उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन में इस बात की घोषणा कर दी गई, ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो पृष्ठभूमि थी, इसने पृष्ठभूमि तैयार की लाहौर अधिवेशन में, दिल्ली घोषणा पत्र और लॉर्ड इरविन की घोषणा ने, इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ में हम देखेंगे तो गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे स्वीकार की गई। इसमें गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे रखी गई। सबसे पहले क्या होता है कि गांधी जी के द्वारा गांधी जी ने क्या किया, अपनी 11 सूत्री मांगे रखी। किसके समक्ष? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सरकार के समक्ष गांधी जी ने अपनी 11 मांगे रखी। और ये जो 11 मांगे हैं, इन्होंने इसको यंग इंडिया पत्रिका के द्वारा रखा। ये एक पत्रिका का संपादन कर रहे थे गांधी जी, इसका नाम है यंग इंडिया, और इस यंग इंडिया पत्रिका में ही इन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे प्रदर्शित की। ठीक है, और यंग इंडिया पत्रिका के द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। ठीक है, अच्छा, गांधी जी के अगर हम 11 सूत्री मांगे देखें कि गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगे में कौन कौन सी इनकी मुख्य मांगे थी, उनको अगर हम देखते हैं तो एक तो इनकी ये मांग थी कि जो भारतीय रुपया है, उस भारतीय रुपया को, जो आपका ब्रिटेन करेंसी है, ठीक है, ब्रिटेन की करेंसी के तरीके से समतुल्य किया जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना रखा जाए। एक तो ये इनकी मांग थी। एक मुख्य मांग अगर देखें तो ये भी थी कि जो किसान है वो एक बहुत बढ़ा हुआ जो भू राजस्व है, उस बढ़े हुए भू राजस्व को किसान चुकता नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ किसानों को थोड़ा सा राहत देने के लिए गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग में एक मांग ये भी रखी कि किसानों से जो भू राजस्व की वसूली की जा रही है, उस भू राजस्व में 50% की छूट दी जाए। ठीक है, तो 11 सूत्री मांगों में अगर हम देखते हैं, किसानों को भू राजस्व में 50% भू राजस्व में छूट, 50% भू राजस्व में छूट, एक मुख्य मांग ये हो गई 11 सूत्री मांगों में। ठीक है, सभी 11 मांगे नहीं देखनी, लेकिन मुख्य 3-4 देखेंगे, 3-4-5 जो मुख्य है। एक मांग ये रखी गई कि मद्यपान और अफीम इन पर जो है रोक लगाई जाए। गांधी जी ने भी कहा कि मद्यपान और अफीम पर सरकार के द्वारा रोक लगाई जाए। जो सैन्य व्यय है, क्योंकि भारत में सैनिक बड़ी संख्या में इस समय तक नियुक्त किए जा रहे थे, और उन सैनिकों का सारा जो खर्च है वो भारत के कोष से ही वहन करना पड़ रहा था। तो इन्होंने कहा कि सैन्य व्यय में 50% कटौती की जाए। ठीक, सैन्य व्यय में 50% कटौती की जाए। ठीक है, इन्होंने कहा कि गुप्तचर विभाग समाप्त कर दिया जाए, गुप्तचर विभाग की कोई आवश्यकता है नहीं। एक और इनकी जो मुख्य मांग है उसमें देखेंगे कि महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों को भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की इजाजत दी जाए। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को भी
शस्त्र रखने हेतु लाइसेंस, ठीक है, शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस दी जाए, ठीक है, इसके लिए आत्मरक्षा हेतु। भारतीयों को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए, लाइसेंस रखने की छूट दी जाए, ठीक है। और एक मुख्य मांग जो कि इनके संविधान अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण बनी, वो मांग थी कि नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, नमक कर समाप्त कर दिया जाए। इनका मानना था कि जो गरीब वर्ग है उनके लिए भी नमक का वैसे कर तो बहुत मामूली था, लेकिन फिर भी एक तरीके से जो गरीब वर्ग है उसको इस नमक कर को अदा करने से भी छूट प्रदान होनी चाहिए, ये गांधी जी की मांग थी। और उन्होंने कहा कि नमक कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो या गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति हो, सभी के लिए नमक एक मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। एक ये मांग इनकी रही, ठीक है, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, शस्त्र हेतु लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाए, गुप्तचर विभाग समाप्त कर दिया जाए, सैन्य में 50% कटौती कर दी जाए, मद्यपान और अफीम के सेवन पर रोक लगाई जाए, 50% भू राजस्व में छूट दी जाए, ठीक है। जो राजनीतिक बंदी हैं, ठीक है, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक जो बंदी हैं वो जो जेल में बंद कर दिए गए, हिरासत में लिए गए हैं, उनको जेल से मुक्त कर दिया जाए, इनकी ये भी मांग थी। इसी मांग के तहत ही महात्मा गांधी ने, अच्छा, राजनीतिक बंदियों को गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगों में रखा कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। इसी में इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको भी रिहा करने की मांग की थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इनकी 2 मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। एक मांग तो इनकी पूरी तरीके से जो स्वीकार कर दी गई, वो तो स्वीकार की गई कि जो बंदी ऐसे हैं जिन्होंने हिंसात्मक कार्य किया है, जैसे कि भगत सिंह हो गया, राजगुरु, सुखदेव, इनको नहीं छोड़ा जा सकता, एक ये मांग इनकी अस्वीकार कर दी गई। दूसरा ये मांग अस्वीकार की गई, ये कहा गया कि जो पुलिस की जो दंडात्मक कार्रवाई, जो पुलिस की जो कार्रवाई है, उसकी जांच करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, ठीक है, उसकी जांच नहीं की जा सकती। तो इन 2 चीजों को तो बिल्कुल से अस्वीकार कर दिया गया। एक चीज था राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, एक इनकी मुख्य मांग गांधी जी की और ये रही कि जो विदेश से जो वस्त्र आयातित हो रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन से जो वस्त्र इंपोर्ट हो रहा है भारत में, क्योंकि उन वस्त्रों ने क्या किया था कि जो भारतीय जो हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे, वस्त्र उद्योग से, वो अब क्योंकि ब्रिटेन से मशीन के द्वारा बने हुए कपड़े का कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, उससे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, और ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा था वो टैक्स फ्री था, और भारतीय जो कपड़ा था उस पर टैक्स लगाया जा रहा था। इस कारण एक तो मशीन से बना हुआ कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा, देखा जाए तो क्वालिटी में भी ज्यादा सही दिखता था, उसकी जो फिनिशिंग थी वो भी ज्यादा अच्छी थी, और दूसरी बात तो सस्ता पड़ता था। इसके कारण जो भारतीय वस्त्र उद्योग है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा था। तो गांधी जी ने एक अपना पॉइंट और रखा अपनी मांग में कि जो आयातित कपड़ा है, विदेशों से जो आयातित कपड़ा है, आयातित कपड़े पर टैक्स लगाया जाए, ठीक है, आयातित कपड़े पर इंपोर्ट टैक्स लगाया जाए, आयात शुल्क लगाया जाए। ये हमने देख ही लिया कि भारतीय रुपयों को जो ब्रिटेन पाउंड है उसके समतुल्य किया जाए, ठीक है। तो ये गांधी जी की मुख्य मांगे रही, जिसमें से आप मुख्य रूप से देख सकते हैं नमक कर को समाप्त करने की मांग, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग, आयातित कपड़ा पर आयात शुल्क लगाने की मांग, और 50% भू राजस्व में छूट। ये इनकी 4 मांगे ऐसी हैं जिनको अधिकतर यूपीपीएससी पूछता रहता है, ठीक है, कि इन 4 मांगों को गांधी जी ने कब प्रस्तुत किया। तो ये हम बताएंगे कि जब संविधान 31 मतलब दिसंबर 1929 में जब वो लाहौर अधिवेशन हो रहा है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन के समय ही गांधी जी के द्वारा, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, उसी समय गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की गई थी, और अंग्रेजों को इन मांगों को मानने हेतु 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा एक समय सीमा भी दी गई अंग्रेजों को कि ये जो 11 सूत्री मांगे हैं इनको 31 जनवरी 1930 तक स्वीकार कर लिया जाए, ठीक है। अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर से जो आंदोलन है वो आंदोलन
एक नए रूप में फिर से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2-3 चीजें देखी। एक तो जो 11 सूत्री मांग है, इस 11 सूत्री मांग को यंग इंडिया जो पत्रिका है उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें संपादित किया गया। एक चीज, इनकी जो 11 सूत्री मांगों में से 4 जो मांगे हैं मुख्य, उनको हमको देखना है, और साथ में देखना है कि 31 जनवरी 1930 तक की समय सीमा निर्धारित की गई कि इस समय तक अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों को स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इनकी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को जो तत्कालिक वायसराय था, उस तत्कालिक वायसराय को गांधी जी ने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में गांधी जी ने बोला कि चूंकि मैंने 31 जनवरी 1930 तक की समय सीमा दी थी और अब तक मार्च आ गया, अब तक मेरी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है, इस कारण से अब 12 मार्च को मैं दांडी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं, और उस दांडी यात्रा के द्वारा, वो जो दांडी मार्च यात्रा है उसके द्वारा नमक कानून को तोड़ूंगा मैं। लेकिन अभी भी अंग्रेजों के द्वारा इनके पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जब कोई जवाब दिया नहीं गया तो गांधी जी के द्वारा 12 मार्च को दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की गई। दांडी मार्च यात्रा है क्या? उसके द्वारा नमक जो कानून है उसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, अब ये जो दांडी मार्च यात्रा है, ये दांडी मार्च यात्रा एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए की गई थी। ठीक है, यानी दांडी मार्च के द्वारा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अब आपसे कभी ये चीज पूछा जा सकता है कि आखिरकार गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा को या फिर नमक कानून को तोड़ने को ही क्यों प्राथमिकता दी? ठीक है, उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ के लिए नमक कानून को तोड़ने को ही क्यों प्राथमिकता दी? कुछ और भी तो कार्य कर सकते थे। तो उस संदर्भ में आपको याद रखना है चीज कि चूंकि जो नमक है, नमक प्रत्येक वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो चाहे अमीर वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, नमक उपभोग तो प्रत्येक वर्ग करता है। इसलिए देखिए, जो गांव का जो व्यक्ति है उसको अगर आह्वान किया जाता कि आइए आप सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमारा समर्थन कीजिए, हमारा सहयोग करिए, तो हो सकता है कि गांव का व्यक्ति जो कि जागरूक नहीं है वो इस आंदोलन में शामिल भी ना होता। लेकिन जब गांधी जी ने इस मुद्दे को इस तरीके से प्रदर्शित किया कि हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं वो नमक करके खत्म करने के उद्देश्य से है, तो इसका प्रभाव एक अलग पड़ेगा। ठीक है, यानी लोग जो है सीधे इस बात से सहमत ना होते कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमारा समर्थन कीजिए, लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि हम नमक के टैक्स को खत्म करना चाह रहे हैं और अंग्रेज नमक टैक्स खत्म नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हम आंदोलन कर रहे हैं, तो जो लोग हैं उनकी भागीदारी अधिक होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो इसी वजह से नमक जैसा जो मुद्दा है उसको प्राथमिकता दी गई, उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको लेकर के असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो देखिए गांधी जी के द्वारा क्या गया, 12 मार्च को अपने 78 समर्थकों के साथ, ठीक है, गांधी जी के द्वारा 12 मार्च को अपने 78 समर्थकों के साथ उनका जो साबरमती आश्रम था, उस साबरमती आश्रम में पहले तो गांधी जी ने एक शपथ ली। उन्होंने एक शपथ ली कि जब तक कि हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर लेते तो अब मैं कभी लौट करके साबरमती आश्रम नहीं आऊंगा। ठीक है, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाने की शपथ ली और फिर वहां से 12 मार्च को अपने 78 समर्थकों के साथ लगातार 24 दिन तक चलते हुए उन्होंने 224 किलोमीटर की यात्रा की और साबरमती से निकल करके वो समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है, कब पहुंचते हैं? 5 अप्रैल 1930 की रात्रि में पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी उस दांडी नामक स्थान पर नमक को बना करके, ठीक है, वहीं से पानी को निकाल करके अपने हाथ से नमक को बना करके सांकेतिक रूप से, और अंग्रेजों का जो नमक कानून था, अंग्रेजों का नमक कानून ये था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता। ठीक है, कोई भी भारतीय नमक को बनाने पर रोक थी पूरी तरीके से, और जो व्यक्ति इस नमक कानून तोड़ेगा उसको उसके लिए जेल का प्रावधान था। तो गांधी जी क्या करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए इसका अर्थ क्या है, अवज्ञा मीन्स अवहेलना, यानी कि सविनय अवज्ञा, बड़े प्यार से अवहेलना। अगर अंग्रेज कहें कि आप ये कार्य करिए तो उत्तेजित नहीं होना, बिना उत्तेजित हुए बस सुनते रहो, आज्ञा की अवहेलना करो, यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या है कि सहयोग ना करना। ठीक, मान लीजिए चलिए अगर कोई युद्ध हो रहा तो उस युद्ध में सहयोग ना करो। ठीक है, मान लो कोई भी कानून आ रहा है उस कानून को अपना समर्थन ना दो,
उसको विरोध करो, ये क्या है? असहयोग। लेकिन अवज्ञा क्या है? एक तरीके से अगर कुछ कहा जा रहा है उसकी अवहेलना कर दो, ठीक है, ये है अवज्ञा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय भी देखिए वर्ड आगे लगा हुआ है कि मतलब हिंसात्मक कार्रवाइयों से अवज्ञा नहीं, अहिंसात्मक कार्रवाइयों से, ठीक है, शांति के साथ अवज्ञा। कोई कुछ कह रहा है सुनते रहो, ना ही उसका कुछ जवाब दो। अगर कहा जा रहा है कि ऐसा करिए आप, तो ना ही उसका हाँ में जवाब दो ना में जवाब दो, केवल सुनो और उसकी अवहेलना कर दो, ठीक है, उसको एक तरीके से इग्नोर कर दो। तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब क्या हो रहा है कि गांधी जी के द्वारा 78 समर्थकों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा करके 24 दिनों तक चलते हुए और दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं गांधी जी। चले तो थे 78 सहयोगियों के साथ, लेकिन रास्ते में उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ जुटती चली गई और अब इन्होंने दांडी नामक स्थान पर वहीं के 300 ग्रामीण लोगों को बुला करके और उनके साथ मिल करके उन्होंने नमक बनाया। इससे क्या हुआ? अंग्रेजों का जो नमक कानून है वो उन्होंने तोड़ा। फिर गांधी जी ने क्या किया? 9 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च जो आंदोलन है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया कि किस तरीके से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाएंगे, क्या क्या हम मांगे रखेंगे। तो 9 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए, ठीक है, उसको नेतृत्व करने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जब कार्यक्रमों को देखेंगे तो हम मुख्य कार्यक्रम देख लेते हैं, क्या क्या मुख्य कार्यक्रमों को शामिल किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। देखिए गांधी जी ने के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रम में इन्होंने क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन्होंने जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों का आह्वान किया और जो तटवर्ती क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, मुख्य रूप से वही होंगे, तो तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले संपूर्ण भारत के लोगों का आह्वान किया और उनसे कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नमक कानून को तोड़ें, इस नमक कानून को तोड़ें। यानी कि इनका पहला कार्यक्रम में यही था कि तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग खुद से नमक बना करके और अंग्रेजों के द्वारा जो ये नमक कानून चलाया जा रहा है, इस नमक कानून को, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित जो नमक कानून है, इस नमक कानून को तोड़े, ठीक है। दूसरा ये कहा गया कि जहां पर भी अफीम की, शराब की और विदेशी कपड़ों की दुकानें हों, उन दुकानों पर, ठीक है, शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों, इनकी दुकानों पर अहिंसात्मक यानी शांतिपूर्ण धरना दे, ठीक है, तोड़ फोड़ नहीं करना, जाकर सीधे उन दुकानों के सामने बैठ जाना है और उनसे कहना है कि सर प्लीज दुकानें बंद कर लीजिए, ठीक है। तो ये कहा गया कि शराब, अफीम, कपड़ों की दुकानें हैं, उन पर जाकर के अहिंसात्मक रूप से धरना देना है, बस बैठ जाना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, केवल उनसे एक रिक्वेस्ट करना है कि सर प्लीज दुकानें बंद कर लीजिए, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने जो अहिंसात्मक जो शस्त्र है उसका इस्तेमाल किया, ठीक है, अहिंसात्मक रूप से अपने आंदोलन को चलाने पर इन्होंने बल दिया, ठीक। इन्होंने कहा कि जो वकील हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, वकील, सरकारी कर्मचारी, ये अपने ऑफिस छोड़ दें, मतलब ये अपना क्या करते हैं, ये अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है, त्याग पत्र दें। और इन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दें। इन्होंने ये भी कहा कि विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दें। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि लोग जो है विदेशी कपड़ों को जलाएं, विदेशी कपड़ों की होली जलाएं और विदेशी जो वस्तु है, विदेशी वस्तु के इस्तेमाल पर रोक। ये भी इनके कार्यक्रम का एक मुद्दा था कि विदेशी वस्त्रों, जो विदेशी वस्तु है उनका इस्तेमाल न कोई करे। साथ ही साथ जो जनता है वो न्यायालय में अपने मुकदमों को लेकर के ना चाहे, वो पंचायत स्तर पर ही, पंचायत के द्वारा ही अपने मुकदमों को सुलझाने का प्रयास करे, यानी कि न्यायालयों का बहिष्कार, ये भी इनके
इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल एक मुद्दा था। ठीक है, चलिए साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो लोग हैं, जो जनता है, तो घर घर में चरखा का इस्तेमाल करें, चरखा व सूत काते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि लोग जो है अपने अपने घरों में चरखा का इस्तेमाल करें और सूत काते हैं। ठीक है, एक तरीके से खादी वस्त्रों का निर्माण, एक तरीके से जो खादी वस्त्र हैं उनके निर्माण पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, अच्छा देखिए जो चरखा है तो ये हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरीके से गांधी जी का भी प्रतीक के रूप में दिख रहा है चरखा। तो इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि घरों में सभी लोग चरखा का प्रयोग करें और सूत काते हैं। और इस तरीके से गांधी जी ने क्या कहा, एक और है कि पूर्ण अहिंसात्मक कार्रवाई के द्वारा, पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये भी इनका कार्यक्रम का मुख्य था। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, इन सब कार्यक्रम को अगर हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो पूरी तरीके से अहिंसात्मक कार्रवाई के द्वारा हम अंत में पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये तो रहा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होते ही जैसे ही नमक कानून तोड़ा था तो कुछ समय पश्चात ही 14 अप्रैल को अंग्रेजों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा 14 अप्रैल को नेहरू को गिरफ्तार किया जाता है, 4 मई 1930 को भी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए गांधी जी 4 मई को गिरफ्तार हो गए, अब ये पूना की जलता जेल में रख दिए गए। अब क्या था कि मैंने बताया था कि इससे पहले इरविन का घोषणा पत्र आया था जिसमें गोलमेज सम्मेलन को आयोजन करने का प्रस्ताव रखा गया था। उसमें कहा गया था कि जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा तो उसके बाद इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो अब क्या होता है कि अब 1930 में ही, अप्रैल 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। अब जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी तो उसी के फलस्वरूप प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ? लंदन में। कब? नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक। ठीक है, 17 नवंबर 1930 से लेकर के और 19 जनवरी 1931 तक लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। इस गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो पूरी तरीके से बहिष्कार किया क्योंकि उसके मुख्य जो 2 नेता है वही जेल में बंद है। कांग्रेस ने बहिष्कार किया, लेकिन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा हो गई, या फिर देखा तो जो देसी रियासत है उनके प्रतिनिधि B.R. अम्बेडकर हो गए। ठीक है, इन सभी लोगों ने जाकर के उस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन चूंकि कांग्रेस भारत का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस एक देशव्यापी संस्था है, कांग्रेस इसमें अनुपस्थित है। इस वजह से कांग्रेस के अनुपस्थित होने के कारण से जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये असफल हो गया। ठीक है, ये असफल हो गया। ठीक, ये सम्मेलन जो है असफल हो गया। इस सम्मेलन के असफल होने के पश्चात 25 जनवरी, देखिए 19 जनवरी 1931 को ये सम्मेलन असफल हुआ। इसी के तुरंत पश्चात ही 25 जनवरी 1930 को गांधी जी और अन्य जो प्रमुख राजनेता जो जेल में बंद थे उनको बिना किसी शर्त के, ठीक है, बिना किसी शर्त के उन सबको जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब जो है इंग्लैंड की पार्लियामेंट भी बात समझ चुकी थी कि जब तक भारत के मुख्य नेता या कांग्रेस या फिर गांधी जी का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तब तक किसी भी मुद्दे पर पहुंचा नहीं जा सकता। इसी कारण से अब कांग्रेस को गांधी जी को अपने पक्ष में लेने के लिए या उनसे एक सहमति बनाने के लिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, सरकार के द्वारा 25 जनवरी को गांधी जी और जो मुख्य नेता है जो जेल में बंद थे उनको रिहा कर दिया जाता है। अब जब उनको रिहा कर दिया जाएगा 25 जनवरी को, तो उसी के बाद हम देखते हैं कि 19 फरवरी को, 25 जनवरी को गांधी जी को रिहा किया गया। 19 फरवरी को लॉर्ड इरविन, तत्कालीन जो वायसराय है, इसके द्वारा गांधी जी के साथ बातचीत का दौर प्रारंभ होता है। ठीक है, 19 फरवरी 1931 से गांधी जी के साथ जो तत्कालीन वायसराय है उसके बातचीत का एक दौर प्रारंभ होता है। 15 दिनों तक की बातचीत चलती है और 5 मार्च 1931 को गांधी जी के द्वारा और जो लॉर्ड इरविन है इसके द्वारा एक समझौता होता है और उस समझौते को हम लोग नाम देते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है,
गांधी इरविन समझौता में फिर वही बातें, जो 11 सूत्री मांगे, इन 11 सूत्री मांगों को रखा गया। देखिए 5 मार्च 1931 को समझौता हो रहा है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी के द्वारा यहीं पर वो जो राजनीतिक जो नेता है, जो राजनीतिक जो बंदी हैं, जो जिनको रिहा करने के लिए गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगों में एक मांग रखी थी, उस मांग को यहाँ पर फिर से उल्लेखित किया जाता है। और इस गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के द्वारा मांग रखी जाती है कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। वही सारी 11 सूत्री मांगे कि नमक कर को हटा दिया जाए, जो तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको नमक बनाने की छूट प्रदान की जाए, ये सारी मांगे रखी जाती हैं इरविन के द्वारा। बाकी मांगे तो स्वीकार कर ली जाती हैं, केवल 2 मांगे स्वीकार नहीं की जाती। एक तो राजगुरु भगत सिंह, ठीक है, इनकी जो फांसी की सजा है उसको नहीं माफ किया जाता, ठीक है। और दूसरा, गांधी जी ने एक मांगे रखी थी कि जो अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी है उनके द्वारा भारतीय जनता का बहुत शोषण किया जा रहा है, बहुत दमनात्मक कार्रवाई उनके द्वारा की गई, तो उसकी जांच की जानी चाहिए। तो लॉर्ड इरविन ने इस बात को भी ठुकरा दिया। तो गांधी जी की 2 बातें, एक तो पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई की जांच, और एक जो भगत सिंह वगैरह जो है राजगुरु, इनकी जो फांसी की सजा है इसको माफ करना। इन 2 मांगों को अस्वीकार करके बाकी सभी मांगों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो देखिए 5 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और इसी के तुरंत पश्चात हम देखते हैं 23 मार्च 1931 को क्या होता है, भगत सिंह को, राजगुरु को, इनको फांसी दे दी जाती है। इससे पहली बार गांधी जी के विरुद्ध, गांधी जी के अगेंस्ट एक लोगों का असंतोष जागृत हुआ, ठीक है। लोग इस बात के लिए दोषी गांधी जी को ठहरा रहे थे कि गांधी जी अगर चाहते तो इनकी फांसी की सजा माफ हो सकती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि गांधी जी ने इस बात को रखा था, लेकिन इरविन ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। प्रयास किया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब मार्च 1931 में इनके द्वारा एक समझौता किया गया। इस समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति है उसके पूर्ण बहुमत के द्वारा ही ये जो गांधी इरविन समझौता है इसको एक अमली जामा पहनाया जा सकता है, तो उसी के लिए कराची अधिवेशन होता है, कब, दिसंबर 1931 में, ठीक है। इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, और इस कराची अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के समक्ष गांधी इरविन समझौते का जो प्रारूप है उसको रखा जाता है। जब महात्मा गांधी कराची आते हैं इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए, तो लोगों ने काला झंडा दिखा के गांधी जी का विरोध किया, ठीक है। पहली बार गांधी जी का इतने व्यापक तरीके से विरोध किया गया, और क्यों? क्योंकि जो भगत सिंह और राजगुरु वगैरह का जो फांसी का मुद्दा है इसको लेकर के, क्योंकि लोग इसमें गांधी जी की गलती मान रहे थे, ठीक है। अब कराची के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। गांधी इरविन समझौता जो प्रारूप है, इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रारूप के अंतर्गत एक पॉइंट और शामिल था, और वो पॉइंट ये शामिल था कि गोलमेज सम्मेलन, जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा भविष्य में लंदन में, तो उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को और जो कांग्रेस है उसको अपनी एक तरीके से पूर्ण सदस्यता के साथ उस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो कराची अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया गया, इसको कि गांधी जी और जो कांग्रेस है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करेगी, और उसी के फलस्वरूप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कब होगा? 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। इस दरमियान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, और कांग्रेस की ओर से केवल महात्मा गांधी ही एक ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। गांधी जी यहाँ पर अच्छा एक जहाज का उल्लेख मिलता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जब गांधी जी अगस्त में पहुंचते हैं ब्रिटेन में इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो किस जहाज के द्वारा पहुंचते हैं? तो एक जहाज है, इसका नाम था राजपुताना एक जहाज है। इस राजपुताना जहाज में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के, भाग लेने के लिए पहुंचते हैं इंग्लैंड।
ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने के लिए इंग्लैंड पहुंचे तो किस जहाज से पहुंचते हैं? राजपुताना। इस राजपुताना नामक जहाज से गांधी जी इंग्लैंड पहुंचते हैं और कांग्रेस के एकमात्र व्यक्ति थे, एकमात्र प्रतिनिधि थे गांधी जी, जो कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। इनके साथ कुछ अन्य लोग भी पहुंचते हैं, जैसे कि मदन मोहन मालवीय हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, ये भी इनके साथ आते हैं। कुछ और व्यक्ति भी थे, जिसमें से आपके देवदास गांधी हो गए, महादेव देसाई हो गए, देवदास गांधी, महादेव देसाई, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, महादेव देसाई, और आपके एक महिला के साथ में मीराबेन और घनश्याम दास बिरला। आपने पूछा जा सकता है कि इनके जहाज में महिला सदस्य कौन थी? मीराबेन और आदित्यनाथ बिरला। ठीक है, तो इतने लोग ये भी इस राजपुताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचते हैं। कांग्रेस की ओर से केवल गांधी जी पहुंचते हैं। ठीक, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? 7 सितंबर 1931 से लेकर 31 सितंबर 1931 तक। लेकिन ये सम्मेलन भी असफल रहता है, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग है, इसने अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को उसी तरीके से प्रखर रूप से उठाया। B.R. अम्बेडकर ने भी जो हरिजन है उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को इसमें उठाया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इस तरीके से ये भी जो सम्मेलन है ये भी असफल हो जाता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी। अब इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के पश्चात गांधी जी 25 दिसंबर 1931 को भारत पहुंचते हैं। 25 दिसंबर 1931 को भारत पहुंचने के पश्चात ही गांधी जी 4 जनवरी 1932 को एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार फिर से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। कब से? 4 जनवरी 1932 को, और ये 7 अप्रैल 1934 तक चला। ठीक है, 4 जनवरी 1932 से लेकर के 7 अप्रैल 1934 तक द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, क्योंकि ये आंदोलन अब बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा था, लोगों की इससे रुचि खत्म हो रही थी। ठीक है, लोग फिर से हिंसात्मक कार्रवाइयों में उतारू हो रहे थे, और इसी वजह से 7 अप्रैल 1934 को जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको समाप्त कर दिया गया। देखते हैं 16 अगस्त 1932 को, देखिए 4 जनवरी 1932 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। उसी बीच 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक घोषणा की गई। ठीक है, ब्रिटिश के पार्लियामेंट के द्वारा एक घोषणा पत्र भेजा गया भारत, जिसमें क्या था, जिसको सांप्रदायिक घोषणा के नाम से, सांप्रदायिक घोषणा पत्र के नाम से जिसको जाना जाता है। इसमें क्या था, इस सांप्रदायिक घोषणा पत्र में मुस्लिमों के लिए तो देखिए पृथक निर्वाचक मंडल की पहले से व्यवस्था थी। इस सांप्रदायिक घोषणा पत्र के द्वारा जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जो अछूत हैं, उनके लिए भी एक पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी गई। यानी कि एक तरीके से हिंदुओं से अलग उनको मान्यता दे दी गई, और हिंदुओं से अलग उनको एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय जो थे, उनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल, ईसाई जो सिख थे, जो पारसी थे, इनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल। तो इस तरीके से जो भारत के जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, जो केंद्रीय विधानसभा थी, उन सभी को पृथक पृथक निर्वाचक मंडलों में बांट दिया गया। यानी कि एक तरीके से भारत का जो अक्षुण्ण, जो एक समग्र भारत का जो एक सपना था, उसको एक तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो सांप्रदायिक घोषणा पत्र के द्वारा क्या किया गया, भारत में बहुत सारे पृथक निर्वाचक मंडलों की घोषणा कर दी गई। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे गांधी जी सहित जो पूरी कांग्रेस कमेटी है, वो पूरी तरीके से इस घोषणा पत्र के विरोध में थी। अब क्या हो रहा है, अच्छा 4 जनवरी 1932 को गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की।
मार्च में ही कुछ समय बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस समय जब सांप्रदायिक घोषणा की जब घोषणा पत्र जब जारी किया गया उस समय भी गांधी जी जेल में थे। इस सांप्रदायिक घोषणा पत्र के विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 को उसी पूना की यरूदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, इस जो पृथक निर्वाचक मंडल है दलितों के लिए भी, उसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे 20 सितंबर 1932 को। अब उसी के फलस्वरूप बहुत सारे जो नेता थे उनके समझाने पर बी.आर. अम्बेडकर महात्मा गांधी से बातचीत करने के लिए यरवदा जेल पहुंचते हैं और वहीं पर गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में 26 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है। उस समझौता को पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट क्या थे महत्वपूर्ण? इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये थे कि बी.आर. अम्बेडकर जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, इस पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को छोड़ देंगे और दलितों के लिए अब कुछ आरक्षित सीटों पर ही सहमत हो जाएंगे। यानी कि जो निर्वाचित जो क्षेत्र हैं उनमें दलितों के लिए सिर्फ अगर रिजर्व सीटें कर दी जाएगी उससे ही सहमत हो जाएंगे। इसके आधार पर पहले दलितों के लिए 47 सीटें आरक्षित थी। इन 47 सीटों को बढ़ा करके 147 सीटें कर दी गई। इसमें क्या था, दलितों के लिए 47 सीटों को बढ़ा करके 147 सीटें कर दी गई। साथ ही साथ जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें भी दलितों को आरक्षण दिया गया। साथ ही साथ शिक्षा में, सरकारी नौकरी में, इनमें भी दलितों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। ठीक है, तो इन पॉइंटों के आधार पर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग है उसको छोड़ दिया और अब गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य पूर्ण समझौता हुआ। तो आपने पॉइंट देख लिए, इसमें क्या मांग कर रहे थे बी.आर. अम्बेडकर और किन मांगों पर सहमत हो गए। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं पूरा समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ। उसके पश्चात ही फिर एक गोलमेज सम्मेलन होता है और इस गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हो रहा है, तो 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 13 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इसका भी कांग्रेस ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया, ना ही गांधी जी इसमें उपस्थित हुए और ना ही कांग्रेस का कोई अन्य मेंबर उपस्थित हुआ। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर बशर्ते इसमें भी उपस्थित हुए, वही ऐसे हैं कि जो तीनों उसमें उपस्थित हुए। ठीक है, तो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है ये भी असफल हो गया क्योंकि इसमें भी कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया। ठीक है, जो बातचीत है वो प्रॉपर हो नहीं पाई, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। जनवरी 1933 में देखिए गांधी जी अभी क्या है, जेल में ही है। 26 सितंबर 1932 की जो पूना पैक्ट समझौता वो भी यरौदा जेल में हुआ। जनवरी 1933 में, यहां से क्वेश्चन बनता है, जनवरी 1933 में गांधी जी के द्वारा यरौदा जेल में ही हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया गया और यहीं से गांधी जी ने, जब ये पूना समझौता हुआ, इसी के बाद गांधी जी ने अब अन्य आंदोलनों को पीछे छोड़ करके और हरिजन उत्थान का जो आंदोलन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी। ठीक है, जो ये हरिजनों के उत्थान का जो आंदोलन है इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी, इसमें ज्यादा अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तो इसी के क्रम में जनवरी 1933 में यरौदा जेल में गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया गया। ठीक, जनवरी 1933 में यरौदा जेल में हरिजन पत्रिका का प्रारंभ हुआ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे कि हरिजन पत्रिका का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा कब किया गया। तो जनवरी 1933 में यरौदा जेल से। फिर हम देखते हैं कि 1 मार्च 1933 में एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके द्वारा लॉर्ड लेनिन की अध्यक्षता में श्वेत पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया। अच्छा, श्वेत पत्र था क्या? इसमें एक तरीके से समझौते का प्रावधान किया गया था क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे। तो अब कांग्रेस और जो पार्लियामेंट है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बीच में कोई भी सामंजस्य की स्थिति बन नहीं पा रही थी, इसीलिए एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इस श्वेत पत्र के द्वारा एक समझौते की स्थिति बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो मार्च 1933 में श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। ये क्या था श्वेत पत्र? इसमें लॉर्ड लेनिन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, श्वेत पत्र के आधार पर लॉर्ड लेनिन की अध्यक्षता में एक
कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का कार्य क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत करना था। ठीक है, भारत में जो मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन जो चल रहा है, भारतीयों की कुछ मांगे स्वीकार करने से संबंधित कुछ सिफारिशों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखने का कार्य किया गया, इसके द्वारा लॉर्ड लिलिथगो की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब यही जो श्वेत पत्र है, यही 1935 का जो अधिनियम है उसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है। ठीक है, तो हम अगले क्लास में जब पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, तो उसमें हम देखेंगे कि उस 1935 के अधिनियम में इसी श्वेत पत्र की जो सिफारिशें हैं, चूंकि श्वेत पत्र की जो सिफारिशें हैं जो प्रस्तुत की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसको इनमें से कुछ सिफारिशों को स्वीकार करके और अधिनियम बना दिया गया था, और वही अधिनियम 1935 की जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि श्वेत पत्र मार्च 1933 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद अगस्त 1933 में महात्मा गांधी को यरवदा जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, और जब अगस्त 1933 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, तो फिर महात्मा गांधी के द्वारा फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यात्रा प्रारंभ की जाती है। ठीक है, हरिजन उत्थान यात्रा करके, ठीक है, हरिजन उत्थान यात्रा करके 7 नवंबर 1933 से लेकर के, देखिए महात्मा गांधी द्वारा 7 नवंबर 1933 से लेकर के, ठीक है, और जुलाई 1934 तक महात्मा गांधी के द्वारा एक यात्रा प्रारंभ की जाती है, और इस यात्रा को नाम दिया गया हरिजन उत्थान यात्रा। ठीक है, यानी जो हरिजन वर्ग है, जो छूत वर्ग है, उसको समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए, जो भेदभाव, छुआछूत का जो विरोध है वो करने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर उनकी भी पहुंच बनाने के लिए, इन सभी के लिए में जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन उत्थान यात्रा प्रारंभ की गई 7 नवंबर 1933 से लेकर के जुलाई 1934 तक। इसमें महात्मा गांधी 20,000 किलोमीटर की महात्मा गांधी ने पैदल यात्रा की। ठीक है, ठीक, तो महात्मा गांधी के द्वारा इसमें क्या किया गया, 20,000 किलोमीटर की यात्रा की गई, जिसमें इन्होंने देश के विभिन्न शहरों, विभिन्न गांवों की यात्रा की और लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाई। ठीक है, तो ये तो महात्मा गांधी के हमने कुछ घटनाएं यहाँ पर देखी। अब इससे संबंधित एक वीडियो और आएगा, कल ही वो उपलब्ध हो जाएगा आपको, कल ही अपलोड होगा वीडियो, और उस वीडियो में 1935 का अधिनियम शामिल होगा, अगस्त प्रस्ताव शामिल होगा, जो बेबल योजना है वो शामिल होगी। ठीक है, 1937 के जो प्रांतीय चुनाव है वो शामिल होंगे, और उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो, और फिर किस तरीके से भारत का विभाजन हुआ, जो माउंटबेटन योजना है वो शामिल होगी। तो कल के वीडियो में आपको आप देखेंगे 1947 तक के भारत को हम लोग देखेंगे और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्लास और बचेगी, और उस क्लास में हम लोग जो भारत में तो कांग्रेस के द्वारा और उग्रवादियों के द्वारा जो किए गए आंदोलन थे, उनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, जैसे कि मुंडा विद्रोह हो गया, कोर विद्रोह हो गया, हो गया। ठीक है, अनेक किसान विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। तो हम लोग उसके संबंध में एक वीडियो और लाएंगे। ठीक है, और अगर संभव हो पाएगा एक वीडियो अगर और आने की संभावना होगी, तो उसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण जो वायसराय हैं थे भारत के, उन महत्वपूर्ण वायसरायों की, महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों की बात कर लेंगे। कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे उसकी अध्यक्षता किसने की, इन सब का एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपसे डायरेक्ट वहां से फैक्चुअल क्वेश्चन करके पूछ लेता। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू।